उड़ान स्कीम, ये स्कीम हमारी गवर्नमेंट ने चलाई थी और इसका विजन था कि मोदी जी ने एक स्पीच दी थी, उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि हर हवाई चप्पल वाला इंसान एरोप्लेन में उड़े। और उसी को ध्यान में रख के ये वाली स्कीम लाई और इसका नाम था उड़े देश का हर नागरिक। उड़े देश का हर नागरिक, ये उड़ान स्कीम की फुल फॉर्म है। सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो एयरपोर्ट इंडस्ट्री है उसको हम थोड़ा सा प्रमोट करें, बढ़ावा दें, जिससे कि हर नागरिक एयरपोर्ट इंडस्ट्री के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह आना स्टार्ट करे। और इसके लिए शुरुआत में सरकार ने फाइनेंशियल असिस्टेंस दी कि भाई हम लोग आप लोगों को फाइनेंस देंगे। इंडिया में बहुत सारे एयरपोर्ट ऐसे थे जिन पे एक भी एरोप्लेन नहीं चलता था, तो सरकार ने सोचा अगर हमें थोड़ा सा रीजनल कनेक्टिविटी बनानी है, तो छोटे छोटे क्षेत्रों को जोड़ना है, जैसे इंडिया के दिल्ली वाले पार्ट को नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से जोड़ना है, मणिपुर, नागालैंड, उससे जोड़ने के लिए, या फिर कोई छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं उनको जोड़ने के लिए सरकार ने उड़ान स्कीम को लॉन्च किया। और ये स्कीम जो सरकार ने चलाई 2016 के आसपास ये स्कीम चली, 2016। और इसे जो लीड किया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ऑफ सिविल एविएशन, भारत का वायु जो मंत्रालय है उसने इसको एक तरीके से लॉन्च किया। और उन्होंने कोशिश की कि मार्केट के अकॉर्डिंग, जैसे मार्केट की डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग एक तो हम एरोप्लेन चलाएं, और जो भी इंसान जाना चाहता है उसे बोले देखो 50% पैसा आप दे दो अपनी टिकट का, 50% हम दे देंगे। तो 50% गवर्नमेंट दे देगी तो वो टिकट सस्ती हो जाएगी। और इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये कि जो इंसान जाना चाहता है वो मार्केट की डिमांड को बढ़ाएगा। दूसरा फायदा ये, उस एयरपोर्ट के आसपास डेवलपमेंट होगी तो वहां के आसपास के लोगों को भी फायदा मिलेगा। और अगर वहां पर प्लेन सही से चलने लग गए तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर उसकी इन्वेस्टमेंट भी आएगी, वो भी हो सकता है अपने हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन उस एरिया में चला दे। और एविएशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हमें थोड़ा ग्रो करने का मौका देता है, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो नई दुनिया के हिसाब से, नए ड्रीम के हिसाब से लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में काफी कम टाइम में जाने का मौका देती है। तो हर इंसान इंडिया में एरोप्लेन से जा सके एक जगह से दूसरी जगह, और मोदी जी बोलते थे हवाई चप्पल वाला इंसान जा सके, उसके लिए हमने ये स्कीम लॉन्च की है। और काफी सक्सेसफुल भी रही। बहुत जगह इंडिया में अब 100 से भी ज्यादा रीजनल एयरपोर्ट जो है उनको खोल दिया गया है। बहुत सारे एयरपोर्ट ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने नेशनल लेवल का स्टेटस दिया है, कुछ को इंटरनेशनल लेवल का स्टेटस दिया है। जैसे यूपी में अब 4 से ज्यादा, उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोले सरकार ने, चाहे वो जेवर टप्पर एयरपोर्ट हो जो दिल्ली एनसीआर के पास हो, या सरकार ने ऊपर की तरफ जो खुशीनगर है जो गौतम बुद्ध से जुड़ा हो वो वाला एयरपोर्ट। तो इससे पूरा इंडिया के एयरपोर्ट इंडस्ट्री को फायदा हुआ है। तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी चीज है और गवर्नमेंट इसको धीरे धीरे कोशिश कर रही है नए नए वर्जन ऐड करके, और इसको पीपीपी, पीपीपी, ट्रिपल पी इसे कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस मॉडल पे सरकार इसे चला रही है। कहने का मतलब सरकार कुछ पैसा देगी, कुछ पैसा प्राइवेट देगा, और इन दोनों की थोड़ा सा मिलने की वजह से ये सारे जो एयरपोर्ट है इनको चलाया जाएगा, कंटिन्यूस चलाया जाएगा। कम से कम एक फ्लाइट दिन में जरूर उड़ेगी। और इससे फायदा क्या होगा, प्राइवेट अपना प्लेन चला सकते हैं, सरकार भी चला सकती है, और जो प्रॉफिट है वो शेयर कर लिया जाएगा। सरकार पहले कोशिश करेगी कि प्राइवेट कंपनी को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, जिससे कम से कम वो वहां पे चला तो पाए, क्योंकि अगर उसको थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट नहीं होगा तो वहां पे एरोप्लेन क्यों चलाएगी।
प्राइवेट कंपनी रन ही करती है प्रॉफिट के लिए, तो सरकार ने इसलिए प्राइवेट कंपनी को ऑफर दिया है कि आप यहाँ से लोगों को तो ले जा सकते हो, साथ में फ्री जो सामान होता है एक जगह से दूसरी जगह गुड्स लेके जा सकते हो। ये भी आप लोगों को इससे फायदा होगा और आप लोगों को मैनेज करने का, फेयर डिसाइड करने का, प्राइस डिसाइड करने का, जिससे आप लोगों को लॉस ना हो, ये सारी चीजें भी की जा सकती है। और कुछ सीटें आप अपनी एरोप्लेन में कुछ गरीब लोगों के लिए रिजर्व करके रखना, उसका 50% पैसा हम लोग दे देंगे। तो ऐसी भी सरकार ने स्कीम लॉन्च की है। प्राइवेट सेक्टर को यह रहता है कि सीट खाली नहीं रहती, गवर्नमेंट को फायदा यह रहता है कि वो अपनी उड़ान योजना के थ्रू लोगों को कनेक्ट कर पाती है। तो इसलिए सरकार ने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया और एयर ट्रेवल को अफोर्डेबल बनाने के लिए, सब तक पहुंच बनाने के लिए उड़ान स्कीम लॉन्च की। तो आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले तो यही पूछा जाएगा कि उड़ान स्कीम क्या है। तो इसका मतलब उड़े देश का आम नागरिक, एरोप्लेन से रिलेटेड है, सिविल एविएशन। इसको चलाती कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। लॉन्च कब हुई? 2016। इसका गोल क्या है? हर इंसान तक एरोप्लेन की जो कनेक्टिविटी है उसको पहुंचाना। ये गवर्नमेंट का इस स्कीम को लॉन्च करने का मेन पर्पस है। उसके बाद एक कमेटी की रिपोर्ट आई, इंडिया नेबरहुड पॉलिसी, भारत की पड़ोस की नीति, उसको लेकर। इंडिया के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, लेकिन कई बार कुछ डिस्प्यूट भी हो जाते हैं। और इंडिया जब से फ्रीडम मिला है, उसने एक स्कीम अपनी जरूर कंटिन्यूस रखी है, वो है नेबरहुड। और इस नेबरहुड पॉलिसी को वैसे अगर हम देखें फॉर्मली, वैसे तो स्टार्ट हो गए थे नेहरू जी के टाइम। नेहरू जी ने अपने टाइम लोगों के आसपास, जो इंडिया के आसपास देश है, उनके साथ रहना स्टार्ट किया, लेकिन ऑफिशियल तरीके से इसे लॉन्च किया 2008 में। और इस नेबरहुड पॉलिसी का मेन पर्पज यही है, तो हमारे आसपास पड़ोसी हैं, इन पड़ोसियों के साथ हम लोग कैसे अच्छे संबंध बना सकते हैं, कैसे इनसे अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। और इंडिया के पड़ोसी की बात की जाए तो हमारे आसपास कुछ देश दिखते हैं, जैसे इधर सबसे पहले पाकिस्तान, इधर इस वाली साइड अफगानिस्तान, फिर जैसे ही हम लोग ईस्ट की तरफ जाते हैं तो चाइना, फिर इधर वाली साइड ये वाला पार्ट नेपाल, फिर इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं भूटान, फिर इधर वाली साइड नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार, नीचे की तरफ श्रीलंका, और इधर मालदीव, और इधर बीच में बांग्लादेश। ये कुछ इंडिया के पड़ोसी देश है। तो हम लोग चाहते हैं, देखो, अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है या अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि हमारे आसपास के जो देश हैं वहां पर हमारे रिलेशन अच्छे रहे। क्योंकि अगर इन देशों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं होगी, पीस नहीं होगी इंडिया में। और अगर इंडिया में पीस नहीं होगी तो हम एक तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। जो इंडिया का विजन है वर्ल्ड की सुपर पावर बनना, उस सुपर पावर से भी हम पिछड़ जाएंगे। और अटल जी एक बात कहते थे हमेशा कि देखो, हम लोग अपना पार्टनर चुन सकते हैं, दोस्त चुन सकते हैं, फ्रेंड चुन सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना पड़ोसी नहीं चुन सकते। इंडिया ये कह नहीं सकता कि पाकिस्तान को हम अपने पड़ोसी से हटाते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी ने चूज किया, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर हमें अच्छे से रिलेशन बनाना है तो इन पड़ोसियों से बातचीत करनी होगी, साथ में एक दूसरे के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोड, रेलवे या एयरपोर्ट, इनका डेवलपमेंट करना होगा। साथ में हमारे आसपास के जो देश है वो हमसे बहुत छोटे हैं, तो इंडिया को कुछ ना कुछ इनको इंसेंटिव देना होगा। और अगर इंसेंटिव हम लोग इनको देते हैं तो ये हमारे साथ अच्छे से संबंध बना सकते हैं। और जब इनके साथ हमारे अच्छे संबंध होंगे तो हमें चाइना, जो हमें थोड़ा सा दिक्कत करता है, ऐसे देशों से खतरा भी नहीं होगा और हमारी देश की सिक्योरिटी अच्छे से मेंटेन होगी। और इसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश में कुछ पॉलिसी चलती है, कुछ डॉक्ट्रिन चलते हैं। जैसे पहला एक डॉक्ट्रिन जो नेहरू जी ने दिया था, पंचशील।
पंचशील डॉक्ट्रिन या पंचशील सिद्धांत जो था वो नेहरू जी ने दिया था। 5 सिद्धांत उसमें दिए थे। पहला, हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बना के रखने और उनके इंटरनल मैटर में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना है। भाई श्रीलंका में सेना ने कब्जा किया, क्या नहीं किया, ये हमारा मैटर नहीं, उनका घर का मुद्दा है। तो घर के मामले में ना हमको इंटरफेयर करना है और ना किसी पड़ोसी को इंडिया में इंटरफेयर करना है। तो पहली बात ये बोलते थे, इंटरनल मैटर में एक दूसरे के इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो पहला पंचशील का ये सिद्धांत। दूसरा, हम अपने नेबरहुड के साथ जो हमारे पड़ोसी छोटे छोटे देश है उनको थोड़ा सा इंसेंटिव देंगे। जैसे इंडिया ने, बांग्लादेश और इंडिया के बीच लैंड डिस्प्यूट था और लैंड डिस्प्यूट में इंडिया ने ज्यादा टेरिटरी बांग्लादेश को दी और कम टेरिटरी बांग्लादेश से ली। तो इससे फर्क क्या पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा, बांग्लादेश के लोगों में हमारे प्रति ट्रस्ट बना और साथ में पड़ोसी लोगों में भी दिखा भाई इंडिया इतना ज्यादा वो नहीं है, अगर प्यार से उससे बात की जाए तो हमारी बात भी मान सकता है। तो नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, इनमें ट्रस्ट बनता है इंडिया के प्रति। और जब आपस में ट्रस्ट बनेगा तो हम इन नेबरहुड से जो चीजें कहेंगे वो चीजें वो अपनाने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इसलिए दूसरी बात क्या होता है कि थोड़ा सा बेनिफिट देना चाहिए अपने स्मॉल पार्टनरों को। तो हम लोग कई बार बेनिफिट देते हैं। जैसे इंडिया इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए नेपाल और भूटान को अपना कोलकाता जो पोर्ट है जो हमारे वेस्ट बंगाल में, उसकी एक्सेस दे रखी है, क्योंकि ये दोनों कंट्रियां लैंड लॉक हैं और इनके पास इकोनॉमिक या ट्रेड करने के लिए कोई सी या पोर्ट नहीं है। तो इंडिया इनको बोलता है देखो भैया आपके पास सी या पोर्ट नहीं है ना, तो आप हमारा कोलकाता पोर्ट ले लो और हम आपको फ्री में एक्सेस देते हैं। तो इनके बहुत सारे सामान इंडिया के कोलकाता पोर्ट से आते हैं, कोलकाता पोर्ट से चले जाते हैं। तीसरा इसमें बात क्या की, पीसफुल तरीके से हम सब लोग रहेंगे, पीसफुल तरीके से, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग डेवलप करेंगे जिससे हम लोग डेवलप करें। जैसे हमने किया अभी सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये जितने भी इंडिया के नेबरहुड वाले देश हैं, आस पड़ोसी वाले देश हैं, इन सबको इंडिया ने इंक्लूड कर रखा है सार्क में। और इसका मेन पर्पस रीजनल कनेक्टिविटी, एक दूसरे से बातचीत करते रहना, एक दूसरे से देश के ऊपर फॉरेन मिनिस्ट्री से रिलेटेड मुद्दे हों या एक दूसरे की इकोनॉमी कैसे चल रही है उस टाइम उनकी हेल्प करना। जैसे श्रीलंका की इकोनॉमी में जब दिक्कत आई तो इंडिया ने उसको थोड़े पैसे दिए कि भैया कोई बात नहीं, तुम्हारे यहाँ दिक्कत है तो थोड़े से पैसे आप हमसे ले लो, जब तुम्हारे यहाँ दिक्कत ठीक हो जाए तो आप पैसे वापस कर देना। तो ये सार्क वाली पॉलिसी भी कहीं ना कहीं हमें ये दिखाती है कि हम नेबरहुड को पहले लेके चलते हैं। और अगली बात कि भैया ना तो हमारे पड़ोसी को और ना इंडिया को अपनी टेरिटरी का यूज करना है अपने पड़ोसी देशों के वॉर के लिए। किसी थर्ड कंट्री को अलाउ नहीं करना अपने पड़ोसी देश में अपना कोई भी सैन्य वाला संगठन बनाने के लिए, जैसे चाइना करता है, पाकिस्तान में करता है। तो ऐसा ना तो उस कंट्री को करना जो हमारे आसपास है, ना इंडिया को करना। और अगली बात, हम लोग जो हमारे मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं उसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ बातचीत करके आगे बढ़ेंगे। जैसे टेररिज्म का जो मुद्दा है पूरे इस साउथ एशिया के जोन का एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ड्रग ट्रैफिकिंग यहाँ का एक मुद्दा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहाँ का एक मुद्दा है, और साथ में आसपास के देशों में गरीबी भी बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी। तो ऐसे मुद्दों से हम लोग आपस में जुड़ेंगे और आपस में डिसीजन लेके ये सारी चीज करेंगे और कोशिश करेंगे इस मुद्दे को पब्लिक टू पब्लिक कनेक्टिविटी के थ्रू आपस में लोगों का ट्रस्ट बना के हम लोग ये सारी चीजें करें। और आगे जाके पंचशील डॉक्ट्रिन को ही एक हमारे फॉरेन मिनिस्टर हुए जिनका नाम था M.K. गुजराल, इस पंचशील डॉक्ट्रिन को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, गुजराल डॉक्ट्रिन। तो आपने पूछा जाए चाहे गुजराल डॉक्ट्रिन हो या पंचशील डॉक्ट्रिन हो, इन सब में एक सी बातें हैं कि भाई हम अब लोग अपने पड़ोसियों का साथ देंगे, एक दूसरे को थोड़ा बेनिफिट देंगे, एक दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे और साथ में कनेक्टिविटी के लिए हम लोग डेवलप करेंगे। लेकिन हमारे सामने ऐसा नहीं कि सारा नेबरहुड के पास आसान रास्ता है, कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना को काउंटर करना। चाइना के पास बहुत सारे पैसे हैं और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे
उनका एक प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड, और इस प्रोजेक्ट के थ्रू वो इंडिया के आसपास की कंट्रियों को बहुत सारे लालच देता है कि आप हमारे इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाओ, हम आपको इतने सारे पैसे देंगे और आप लोगों के जो प्रोजेक्ट डेवलप होगा उससे आप लोगों को बेनिफिट होगा। तो कई बार हमारे जो छोटे छोटे पड़ोसी देश है इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए चाइना के पास चले जाते हैं, और जब चाइना के पास चले जाएंगे उससे पैसा लेंगे तो वो इंडिया की पॉलिसी को या इंडिया की सॉफ्ट पावर को थोड़ा कम मानेंगे और चाइना के इंटरेस्ट में कम काम, ज्यादा काम करेंगे, इंडिया के इंटरेस्ट में कम करेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने चाइना वाला है कि कैसे हम चाइना को अपने आस पड़ोस में काउंटर करें। जैसे पाकिस्तान में चाइना ने सीपैक डेवलप किया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये सीपैक जो डेवलप हुआ है इससे कहीं ना कहीं इंडिया को भी दिक्कत हुई है, क्योंकि हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान और चाइना हमारा एक एनेमी टाइप का है, उसके साथ हमारा वार भी हुआ है, कई बार डिस्प्यूट होता रहता है। हमारे पड़ोस में इतना बड़ा प्रोजेक्ट इसने डेवलप कर लिया है तो कल को अपनी सेना भी हिला सकता है, दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही नेपाल में वो रेलवे का नेटवर्क डेवलप कर रहा है, म्यांमार में भी उसने बहुत सारे रोड और हाईवे डेवलप करने की कोशिश की है, श्रीलंका के में हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो भी डेवलप करने की कोशिश की है। तो ये सारे हमारे सामने एक चैलेंज है, कैसे हम इन चीजों को सॉल्व करें। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज, हमारे आसपास के देशों में आजकल इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा है, और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे हो, क्योंकि किसी भी पड़ोसी देश में अगर इकोनॉमिक क्राइसिस होंगे उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा। अगर वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस तो लोग माइग्रेट करके इंडिया की तरफ आएंगे, या ये लोग इलीगल काम करने लग जाएंगे। ड्रग ट्रैफिकिंग, इंडिया में वैसे ड्रग प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन हमारे देश में बहुत सारी इलीगल ड्रग या तो म्यांमार के थ्रू या नेपाल के थ्रू या बांग्लादेश और पाकिस्तान से होते हुए इंडिया आती है। तो इस वजह से इंडिया में भी ड्रग्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करें। और कई बार म्यूचुअल ट्रस्ट, इंडिया और नेपाल के बीच डिस्प्यूट हुआ लैंड को लेकर, म्यांमार ने, नेपाल ने कहा कि भाई जो मानसरोवर या काली रिवर है उसके आसपास का एरिया जो उत्तराखंड में आपको दिखता है वो वाला एरिया हमारा है, उसने मैप रिलीज कर दिया नया। तो उससे कई बार बॉर्डर डिस्प्यूट भी कई बार हमारी नेबरहुड पॉलिसी को खतरा पहुंचाते हैं, और इस चीज का फायदा चाइना जैसे देश उठाते हैं या हमारे एनिमी कंट्री उठाती हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो इसके लिए क्या, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहली बात, हमें कनेक्टिविटी करनी होगी, फिजिकल कनेक्टिविटी। और फिजिकल कनेक्टिविटी का मतलब कुछ प्रोजेक्ट, रोड बनाने होंगे, साथ में रेलवे नेटवर्क डेवलप करना होगा, शिप नेटवर्क डेवलप करना होगा, और इंडिया ने ऐसा किया भी है। जैसे हमारा एक एग्रीमेंट है BBIN, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल। इस एग्रीमेंट का एक पर्पस क्या है, इंडिया बांग्लादेश भूटान नेपाल में चारों कंट्रियों में किसी भी देश के व्हीकल आ जा सकते हैं ट्रेड के लिए, और उसके लिए कोई वीजा नहीं लगेगा। इससे फायदा क्या होगा, एक दूसरे की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट भी बढ़ेगा। जब ट्रेडर, इंडियन ट्रेडर बांग्लादेश जाएंगे या भूटान जाएंगे, वहां के ट्रेडर इंडिया में आएंगे, तो ये एक तरीके से हेल्पफुल होगा। साथ में इंडिया ने चाबहार पोर्ट डेवलप किया है ईरान में, और उसका मेन पर्पस अपने एक पड़ोसी देश अफगानिस्तान की तरफ जाना। तो चाबहार पोर्ट भी हमारे इस पड़ोस वाले का है। साथ में हमने कई सारे माहे नाम से पोर्ट डेवलप किया है, जो कालादान मल्टी प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट है। कालादान मल्टी प्रोजेक्ट ये हम लोग नेपाल में डेवलप कर रहे हैं, और कालादान एक रिवर है, वहां से इंडिया रेलवे, हाईवे, ये सारी चीजें डेवलप कर रहा है। और म्यांमार से होते हुए हम लोग अपने नॉर्थ ईस्ट को जोड़ना चाहते हैं। ऐसे ही बांग्लादेश से हमने कुछ पोर्ट की एक्सेस मांगी है, जैसे चटगांव। चटगांव उनका एक पोर्ट है जिसके थ्रू हम अपनी जो गंगा रिवर है, नेशनल वाटरवे 1,
उसके वहां से बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट से होते हुए नॉर्थ ईस्ट में पहुंचना चाहते हैं। इससे दोनों को फायदा होगा। बांग्लादेश को थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलेगा जब हमारा सिर्फ वहां से यूज किया जाएगा, थोड़ी फीस मिलेगी। हमें फायदा ये होगा कि हमारा एक दूसरे के बीच ट्रेड बढ़ने लग जाएगा, पब्लिक टू पब्लिक कोऑपरेशन बढ़ने लग जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट इंडिया चलाता है, लेकिन इंडिया का कई बार आरोप भी लगता है हम डिले बहुत करते हैं। बोला था 2010 में, प्रोजेक्ट बना 2020 में, तो 10 साल का गया। वहीं चाइना के साथ क्या है, टाइम पे इंप्लीमेंट करता है। इंडिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम पे इंप्लीमेंट नहीं करता, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम टाइम पे इंप्लीमेंट करें, टाइम पे डिलीवर करें, तो ट्रस्ट बन सकता है। साथ में हम लोग इनकी डिजास्टर के टाइम काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। जैसे 2015 में नेपाल में डिजास्टर आया, तो इंडिया सबसे पहले वहां रेस्क्यू करने के लिए पहुंचा। अभी हमने देखा 2022 के आसपास श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आए, इंडिया ने सबसे पहले उनकी हेल्प की। म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम वाला इशू था, इंडिया ने उसमें भी उनकी हेल्प की कि भैया तुम्हें क्या फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। तो इंडिया फर्स्ट रेस्पॉन्डर है, ये इंडिया के लिए अच्छी है। ऐसे ही 2004 में जब सुनामी आई इंडियन ओशियन वाले में, तो इंडिया ने बहुत सारे अपने पड़ोसी देश के लोगों को बचाया। साथ में ही टर्की में अर्थक्वेक आया, या फिर और भी कहीं किसी कंट्री में कोई डिजास्टर होता है, तो इंडिया अपने बहुत सारे पड़ोसी देशों के सिविलियन को निकाल के लाता है वहां से। जैसे पाकिस्तान के बच्चों को भी हम लोग निकाल के लाए। चाहे चाइना में जब कोविड का टाइम था, वुहान में बहुत सारे बच्चे फंस गए थे, जिसमें इंडियन भी थे, साथ में पाकिस्तान के भी थे, बांग्लादेश के भी थे। उन सबको भी इंडिया इवैक्यूएट करके लाए। तो ये हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक बहुत अच्छा है। बस हमें टाइम पे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने हैं, और साथ में अपनी जो सॉफ्ट पावर, जो इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग है, हमारा कल्चरल डांस है, इंडिया का फूड सिस्टम है, इस सॉफ्ट पावर का और अच्छे से यूज करना है, जिससे ये लोग हमारी सही से प्यार से बात मान सकें, और इंडिया एक दूसरे को कनेक्ट करके इस पूरे जोन का डेवलपमेंट कर सके। और इसीलिए इंडिया ने सार्क के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया कि भाई हम अपने एक दूसरे के यहाँ जो ट्रेड है काफी सस्ते रेट पे करेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि आप लोगों को एडवांटेज होगा। और इंडिया इसीलिए नेपाल और भूटान में कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाता है, और उनसे बोलता है देखो हम आपके यहाँ बिजली पैदा करेंगे पानी से, और आपसे ये वाली बिजली हम लोग ही खरीद लेंगे। तो नेपाल और भूटान को फायदा होता है। एक तो इंडिया ने उन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को डेवलप करने में हेल्प की, और दूसरा इंडिया बोल रहा है आपको मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम ही लोग कर देंगे। और इसी को लेकर इंडिया और नेबरहुड कंट्री कोशिश कर रहे हैं वन ग्रिड, कि साउथ एशिया में एक ही ग्रिड हो। बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है, अफगानिस्तान के साथ भी प्रॉब्लम है, म्यांमार के साथ प्रॉब्लम है। नेपाल और भूटान में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट बन सकते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो सकती है। तो जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा सप्लाई है, वहां से जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी की कम सप्लाई है, उन देशों में हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। और इससे क्या होगा, एक दूसरे के यहाँ जब इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तो एक दूसरे को इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सहायता मिलेगी। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हेल्प मिलेगी, तो और ज्यादा रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, और इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट, ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ में इंडिया अपनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अपने नेबरहुड वाले जो बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन देता है कि भैया इतने % कोटा बांग्लादेश के लिए, नेपाल के लिए, भूटान वालों के लिए, वो लोग इंडिया में पढ़ने आते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में, साथ में इंडिया की हेल्थ पॉलिसी भी उनको सपोर्ट करती है, क्योंकि इंडिया में बहुत सस्ते रेट पे हेल्थ फैसिलिटी क्वालिटी वाली मिलती है। तो इसके लिए भी बहुत सारे, इवन पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग इंडिया में आते हैं इसके लिए, अपनी हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये सारी चीजें हम लोग एक इंसेंटिव देते हैं अपने पड़ोसियों को, तो इससे उनको भी हेल्प मिलती है और हमें भी हेल्प मिलती है। तो ये इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का था। और इसके बारे में आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि भाई इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी से आप क्या समझते हो, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो सकता है। या इंडिया ने नेबरहुड पॉलिसी के लिए क्या क्या डॉक्ट्रिन दिए हैं, तो गुजरात डॉक्ट्रिन इंडिया का है, साथ में हमारा पंचशील डॉक्ट्रिन है वो भी इंडिया का है,
जो हम लोगों ने नेबरहुड के लिए दिया है, आपसी कॉर्पोरेशन के लिए। अगला एक टर्म जो न्यूज में था वो है व्हाइट लेबल एटीएम। व्हाइट लेबल एटीएम, हमारी आरबीआई ने एक पेपर रिलीज किया और उसमें बोला कि हम लोग कुछ व्हाइट लेबल एटीएम बनाना चाहते हैं। पहले भी हमारी आरबीआई ने ऐसे एटीएम खोले हैं। एटीएम का मतलब आप लोगों को पता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इससे हम लोग पैसे निकाल सकते हैं, कैश निकाल सकते हैं, जहां हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन व्हाइट लेबल एटीएम क्या होता है? व्हाइट लेबल एटीएम का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि एटीएम को नॉर्मली हम देखते हैं कोई बैंक चलाती है, लेकिन ये से कोई बैंक नहीं चला रही है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चला रही है। और वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उस एटीएम पर अपना टैग लगाती है, किसी बैंक के साथ उसका कोई एग्रीमेंट भी नहीं है, और वो इंडिपेंडेंटली उस चीज को चलाते हैं। जैसे आप देखेंगे टाटा के एटीएम, रिलायंस का एटीएम, बड़े बड़े शहरों में ऐसे एटीएम हमें देखने को मिलते हैं। तो इन एटीएम का मेन पर्पस यही होता है कि कैसे लोगों को कैश या जो भी उनको फैसिलिटी चाहिए एटीएम के थ्रू, वो सारी फैसिलिटी मिलती है, लेकिन इसमें कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं होती। नॉर्मली क्या होता है कि एटीएम पर लिखा होता है कि ये बैंक का है, लेकिन अगर बैंक का नाम नहीं है तो इसका मतलब वो व्हाइट है, एकदम साफ वाला एटीएम। इसमें किसी बैंक को इन्वॉल्व नहीं किया जाए, और इसको ऑपरेट करने की या इसका ऑनरशिप जो राइट है या सेटअप करने की, इसको सेटअप भी एक प्राइवेट कंपनी करती है, इसका ऑनर भी एक प्राइवेट कंपनी होती है, और वही इसमें रिपेयरिंग सारी चीजें मैनेजमेंट वो सब करती है। इन सिंपल वर्ड, नॉन बैंक, जो बैंक में नहीं है या जिनकी बैंक नहीं है, अगर वो वाली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपना एटीएम खोलती है तो उसे व्हाइट लेवल एटीएम कहते हैं। और इससे दोनों को फायदा होता है, लोगों को फैसिलिटी मिल जाती है, और प्राइवेट कंपनी को फायदा क्या होता है? उसका एडवर्टीजमेंट होता है, और जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट होती है उसका वो चार्जेस ले लेती है बैंक से, कि देखो भैया हमने इस लोकल एरिया में आपके लोगों को कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की थी, इसके लिए आप हमें कुछ पैसे दें। तो ये सारी चीजें इनकी चलती रहती हैं। और इसी से जुड़े हुए और भी एटीएम होते हैं। एक होता है ब्राउन एटीएम। व्हाइट एटीएम जाना, जिसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर रही है, वही चला रही है। दूसरा होता है व्हाइट लेवल एटीएम। इसको मैनेज तो सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा किया जाता है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है सर्विस प्रोवाइड। जैसे मान लो टाटा ही कह दे कि भैया हम ही आपको मैनेज करके दे देंगे, लेकिन इसे जो लगाया जाता है वो बैंक ही लगाती है। मतलब बैंक के साथ एक एग्रीमेंट होता है, इसका प्राइवेट कंपनी का। और जब ये एटीएम लगाया जाए, लेकिन पहले वाले हम व्हाइट में क्या देखते थे, बैंक का कोई रोल नहीं, प्राइवेट कंपनी ऑर्गेनाइज कर रही है, उसने ही उसको ऑपरेट करना है, सारी चीजें उसी के हाथ में, तो इसलिए उसको व्हाइट लेवल। लेकिन अगर बैंक का टैग लग जाए तो उसे ब्राउन एटीएम कहते हैं। और दूसरा एक और एटीएम आता है ग्रीन एटीएम। ग्रीन एटीएम तो कई बार आपसे एमसीक्यू में ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि भाई व्हाइट लेवल एटीएम क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट व्हाइट लेवल एटीएम, इनमें से कौन सा सही है व्हाइट लेवल एटीएम के बारे में। या ब्राउन एटीएम क्या होता है, और अगला ग्रीन एटीएम। ग्रीन एटीएम का मतलब ऐसा एटीएम जो एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है, जो हमारे फार्मर यूज करते हैं, उसी को कहते हैं ग्रीन एटीएम, एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी बैंक हैं जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे नबार्ड। नबार्ड नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो नबार्ड एक तरीके से रूरल एरिया में एग्रीकल्चर को जो एटीएम प्रोवाइड करती है, वो ग्रीन एटीएम के एग्जांपल है, जिसमें फार्मर को हेल्प मिलती है, वो आसानी से इस एटीएम का यूज कर सकते हैं, और जब भी उन्हें जरूरत पड़े तो उस हिसाब से उस एटीएम का यूज करते। तो ऐसे 3 एटीएम होते हैं, एक व्हाइट लेवल एटीएम जिसमें किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मैनेज किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, सेटअप किया जाता है। दूसरा हमने देखा ब्राउन एटीएम,
मैनेज बाय सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन इसको लगाया किसके द्वारा जाता है? बैंक के द्वारा। ग्रीन एटीएम जो एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन के लिए होते हैं, फार्मर जैसे ज्यादातर यूज करते हैं, और नबार्ड जैसी कुछ इंस्टीट्यूशन जो रूरल लेवल पर काम करती है, वो इस टाइप के एटीएम को लगा सकते हैं, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन, कोई बैंक भी इस एटीएम को लगा सकती है। बस उस पर ग्रीन एटीएम का एक टैग सा होता है कि भाई ये फार्मरों के लिए हमने मेनली इसको लगाया है। तो ये कुछ एटीएम के टाइप है और सिंपल टर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला जो हमारा न्यूज का टॉपिक है, एक और स्कीम गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास योजना ये काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, अभी भी न्यूज में थी। सरकार ने कुछ इस पॉलिसी में कुछ डेवलपमेंट किए, कुछ चेंज भी किए, और एक रिपोर्ट भी निकाली कि कुछ स्टेटों ने बहुत अच्छा काम किया है इस प्रधानमंत्री आवास योजना में, कुछ स्टेटों ने थोड़ा सा बेकार काम। सरकार ने इस स्कीम को 2015 में लॉन्च किया, और सरकार को इस स्कीम का लॉन्च करने का मेन पर्पस खासकर अर्बन एरिया जो शहर हैं, एक गांव के लिए भी ये है, लेकिन मेन पर्पस अर्बन एरिया के लिए था। कुछ लोग हमारे देश में गरीब हैं जिनके पास घर नहीं है, तो सरकार ने सोचा उनको सस्ते रेट पर हम कितने कम पैसे में एक घर दे सकते हैं, छत दे सकते हैं। उसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च की, और इसका मेन फोकस अर्बन एरिया पे ही था, क्योंकि बहुत सारे लोग माइग्रेट करके नौकरी के लिए, हेल्थ की वजह से, या फिर कई बार सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, कम्युनल वायलेंस की वजह से बहुत सारे लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। तो उन लोगों को एक सस्ता घर और अच्छा घर कैसे मिल सके, इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की, और सरकार ने शुरुआत में इसका एक टारगेट भी रखा कि 2022 तक हम लोग हर देश के व्यक्ति को कम से कम एक घर जरूर देंगे, उसको छत मिल जाए। लेकिन बीच में कोरोना आ गया, तो उसके बाद सरकार ने इस टारगेट को 2024 तक एक्सटेंड कर दी। अब सरकार का टारगेट है 2024 तक भारत के हर नागरिक को, हर सिटीजन को एक घर कम से कम मिलना चाहिए। और एक और चीज इसने सरकार ने की है, इस स्कीम के थ्रू जो घर मिलता है वो सबसे पहले टारगेट करता है बीपीएल फैमिली को, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब ऐसी फैमिली जिनके घर में बहुत ज्यादा गरीबी है, इतना इनकम का कोई सोर्स नहीं है, और वो प्राइवेट संस्थाओं से खरीद नहीं सकते। तो सरकार क्या करती है, प्राइवेट बिल्डरों से एक एग्रीमेंट कर लेती है, देखो भैया तुमने सोसाइटी डेवलप की, इस सोसाइटी में 20% जो फ्लैट है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू दिए जाएंगे। हम आपको कुछ पैसा दे देंगे, कुछ पैसा आप इन गरीब लोगों से ले लेना, 1-2 लाख, और उसके बाद इनको भी एक आध फ्लैट दे देना। तो ऐसे सरकार इस चीज को पूरा करने की कोशिश करती है। फिर सरकार ने बाद में क्या कहा, उसके अलावा ओबीसी में जो बैकवर्ड क्लास है उनको भी मिलेगा, इन पहली प्रायोरिटी बीपीएल वालों को। और सरकार ने इसमें एक और चीज, वुमेन एम्पावरमेंट की चीज भी की है। वुमेन एम्पावरमेंट कैसे किया है, हमारे देश में ज्यादातर जो प्रॉपर्टी का जो राइट होता है वो मेल को होता है, लेकिन सरकार ने इसमें क्या कहा है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू जो घर मिलेगा उसका ऑनरशिप राइट किसके पास होगा, वुमेन। ऑनरशिप राइट वुमेन के नाम पे किया जाएगा, मतलब घर मिलेगा वुमेन के नाम पर। जो इस फैमिली में सबसे बड़ी वुमेन है उसके नाम पर, किसी की वाइफ को मिल सकता है, उसके नाम पर इस घर को रजिस्टर कराया जाएगा और वो उसकी ऑनर होगी। तो इससे क्या है, वुमेन को थोड़ा सा पावर मिलेगा, उनको इकोनॉमिक लेवल पे भी थोड़ी सी अपग्रेड मिलेगी। इसके लिए सरकार ने सब चलाया, और सरकार ने बताया कि भाई बहुत सारे स्टेटों ने अच्छा काम किया, जैसे हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरला, ये कुछ ऐसे भारत के स्टेट है जिन्होंने हर जगह अपने लोगों को घर दे दिया है।
ऐसा कोई भी इंसान नहीं छोड़ा है जिसके पास घर न हो। लेकिन कुछ स्टेट है यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, जैसे यूपी, बिहार, उन्होंने अभी भी इस स्कीम में इतना अच्छे से काम नहीं किया। कई स्टेटों में थोड़ा सा आरोप लगता है कि उन लोगों ने थोड़ा करप्शन भी किया है। बहुत सारे जो अपर क्लास वाले थे, उन्होंने इस स्कीम का यूज करके अपनी साठ गांठ करके घर ले लिया, सस्ते में ही ले लिया। तो ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार ने ये सारी चीजें की हैं कि भैया उस इंसान का आधार कार्ड, उसका पूरा वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें हमें देनी चाहिए। और सरकार ने कोशिश किया है कि भाई सबको पक्का घर मिले, और सिर्फ घर ही नहीं, उस घर में साथ साथ गैस, पानी, जो बेसिक
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। देखो आईपीसीसी क्या है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और इसका मेन पर्पस क्या है कि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग कैसे लड़े, इसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। और ये इंटरनेशनल पैनल क्या करता है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट चीज है डाटा। पहले हमें पता तो हो कि ग्लोबल वार्मिंग हो कैसे रही है, अगर हमें यही नहीं पता होगा तो कैसे हम लोग लड़ेंगे। तो इसका गोल है साइंटिफिक डाटा सभी देशों को प्रोवाइड करना कि कैसे आप ग्लोबल वार्मिंग से लड़ सकते हो। और इसको एस्टेब्लिश कब किया, 1988 में, 1988 में बनी। और इसको एस्टेब्लिश करवाने में दो ऑर्गेनाइजेशन का रोल था, एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इसमें अभी दुनिया के लगभग सभी देश शामिल है, 195 मेंबर हैं, और इसमें इंडिया भी इंक्लूड है। और इसके अच्छे काम की वजह से 2007 में इसे नोबेल पीस प्राइज मिला। और इसके अच्छे काम की वजह से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2015 से 30 तक हम सब लोगों को अचीव करने हैं, उसके बारे में हम लोग सही से काम कर पा रहे हैं। साथ में आईएनडीसी, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, हर नेशन को अपना एक टारगेट बनाना है खुद का, कि भाई कब तक वो ग्लोबल वार्मिंग के टारगेट को एक तरीके से अचीव करेगा। और उस टारगेट को अचीव करने में कहीं ना कहीं आईपीसीसी का जो डाटा है वो हमारी हेल्प करता है। तो आईपीसीसी का मेन काम साइंटिफिक डाटा प्रोवाइड करना। और ये डाटा कहाँ से यूज करता है, जो गवर्नमेंट डाटा रिलीज करती है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर डाटा रिलीज करते हैं, उस सारे डाटा को ये एक तरीके से क्या करता है, थोड़ा सा माइनिंग करता है, उस डाटा को रिफाइन करता है, और उसके बाद में उस देश को एक तरीके से रिपोर्ट देता है, देखो भैया तुम्हारे यहाँ पर फ्लड की प्रॉब्लम हो सकती है, या तुम्हारे यहाँ पर ड्रॉट की समस्या हो सकती है, इसके लिए अगर तुम अपने यहाँ ज्यादा प्लांट डेवलप करो तो आपके देश में इस डिजास्टर को होने से रोका जा सकता है। तो आईपीसीसी का मेन काम क्या है, एक तरीके से रिपोर्ट करना सभी कंट्रियों को वर्ल्ड लेवल पर। और इसकी रिपोर्ट हर 4 साल में एक बार जरूर आती है, हर 4 साल में ये पूरी दुनिया के लिए रिपोर्ट देती है। जैसे आईपीसीसी ने बताया कि अगर हम लोगों ने सही टाइम पे काम नहीं किया तो 2030 तक दुनिया का जो टेम्परेचर है वो 2.5 डिग्री सेल्सियस से भी आगे बढ़ जाएगा। अगर 2.5 सेल्सियस से आगे अगर दुनिया का टेम्परेचर बढ़ा तो उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि सी लेवल राइज हो जाएगा, और बहुत सारे छोटे छोटे जो आइलैंड, इवन इंडिया का अंडमान निकोबार, साथ में लक्षद्वीप, ऐसे आसपास मालदीव, इंडोनेशिया, ये सारे आइलैंड डूब जाएंगे जैसे जैसे सी का वाटर बढ़ेगा। और सी का वाटर क्यों बढ़ेगा, एक तो ग्लेशियर पिघलेंगे, दूसरा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो पानी है वो भी एक्सपेंड करता है। तो ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए हमें काम करना है। और इस आईपीसीसी की रिपोर्ट के बेस पे हम सब लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम है पेरिस एग्रीमेंट। ये भी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए 2015 में इस एग्रीमेंट को हम सब लोगों ने शामिल किया। और 2015 से 30 तक जो एग्रीमेंट सारी दुनिया मान रही है वो है पेरिस एग्रीमेंट, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ चलता है। आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, पहले पूछा जाता है आईपीसीसी ये कैसी गवर्नमेंट है, तो ये एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, और जो काम करती है साइंटिफिक डाटा प्रोवाइड करने में। इसके पास अलग से कोई टीम नहीं है, लोगों जो अलग अलग मेंबर कंट्री हैं वहां से ही कुछ अच्छे अच्छे एक्सपर्ट लोगों को बुला लेती है, और वो एक्सपर्ट लोग मिलके कहीं ना कहीं इस डाटा को रिफाइन करते हैं, और उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि भैया क्या क्या चीजें हम दुनिया में कर सकते हैं जिससे आगे ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो उस सब चीज को करने के लिए कहीं ना कहीं आईपीसीसी हमारे लिए काम करती है। तो ये आईपीसीसी के बारे में था। अगला एक रिपोर्ट आई साइमल्टेनियस इलेक्शन, कि हमारे देश में हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन होते रहते हैं, और उस इलेक्शन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है। कई पॉलिटिकल पार्टियां अपने चुनाव जीतने के लिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को भड़काती रहती है, और साथ में ही अलग अलग टाइम चुनाव होने की वजह से लोगों को भी दिक्कत होती है। अब लोग 5 साल में एक बार चुनाव हो तो सारे वोट दे के आ जाए, पूरे नेशनल लेवल पे छुट्टी हो जाए, लेकिन कभी
पता चलता है विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, कभी लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, कभी पंचायत का इलेक्शन हो रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से हमारे देश में इलेक्शन के प्रोसेस में बहुत सारी दिक्कत होती है। इसीलिए एक प्रोविजन आया, क्यों ना हम लोग साइमल्टेनियसली इलेक्शन करवाएं। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब सबका साथ इलेक्शन, एक ही दिन हमारे देश में इलेक्शन हो जाए, इसे कहते हैं समानांतर इलेक्शन, चुनाव। अगर एक दिन में हमारे देश में लोकसभा और प्लस स्टेट असेंबली, इसका अगर हो जाए, जो विधानसभा होती है स्टेट का, दोनों का अगर एक साथ इलेक्शन हो जाए तो हम सब लोगों को फायदा हो सकता है। और इसके बारे में एक रिपोर्ट लॉ मिनिस्ट्री ने भी बताई, और लॉ मिनिस्ट्री ने बोला इस चीज के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि हम लोगों का पैसा बचेगा, तो इकोनॉमिकल बेनिफिट इसका होगा। एक साथ इलेक्शन करवाएंगे तो हमारी इलेक्शन कमीशन को बार बार जो कुछ पुलिस ऑफिसर को वहां से उधर करना, बहुत सारी ईवीएम की जरूरत पड़ती है, उसको यूज करना, और साथ में स्टाफ को रेगुलर रखना, ये सारी कॉस्ट भी हमें देनी पड़ती है। तो अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा, इकोनॉमिक कॉस्ट जो है इलेक्शन की वो कम हो जाएगी, और इकोनॉमिक कॉस्ट कम होगी तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को और अच्छे से हम लोग लेके जा सकते हैं, लोगों पे भी बर्डन कम होगा। साथ में और क्या फायदा होगा, बेटर गवर्नेंस होगी। अभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वैसे उनका काम है कि भैया 5 साल के तुम्हें प्रधानमंत्री इस पद के लिए काम करना है, लेकिन जब स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो मोदी जी भी अपनी पार्टी के लिए जाते हैं रैली करने, तो उनका बहुत सारा टाइम तो पार्टी के लिए रैली करने में निकल जाता है। मान लीजिए अभी मोदी जी जीत के आए और यूपी में इलेक्शन होने लगे तो मोदी जी यूपी में जाने लग रहे हैं, फिर बिहार में इलेक्शन हुए तो अपनी पार्टी की तरफ से बिहार जाने लग रहे हैं, तो उनको टाइम ही कहाँ मिल पाता देश के लिए काम करने। ज्यादातर हर 6 महीने में इलेक्शन होते रहते हैं तो मोदी जी स्पीच देने निकल जाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम होती है सीएमओ के साथ, सीएम के साथ भी दिक्कत होती है, उनकी पार्टी उनको बोलती है भैया तुम्हारे स्टेट में इलेक्शन हो गए तो आप दूसरे स्टेट में जाओ पार्टी का कैंपेन करने के लिए। तो अगर ये सब लोग एक साथ इलेक्शन हो जाए तो कम से कम 5 साल तो सही से काम करें ना, और अगर हमारी सरकार अच्छे से चलेगी तो लोगों को बेनिफिट होगा, ये हमें दूसरा फायदा होगा पॉलिटिकल लेवल पे इलेक्शन एक साथ कराने। फिर एक और चीज क्या होगी, लोगों को भी एनर्जी मिलेगी, लोगों का पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा। जब उनकी सरकार मन लगा के 5 साल काम करेगी और उसे डर नहीं होगा कि भैया हमें स्टेट में साबित करना है कि बीजेपी की अभी लहर चल रही है, कांग्रेस की लहर चल रही है, क्योंकि उसको साबित करने के लिए सारी जो एनर्जी है पॉलिटिकल सिस्टम उसी पे लगा देता है, कभी चंदा बटोरने में लगा देता है, और ग्राउंड लेवल पे वो काम ही नहीं कर पाता। और अगर ऐसा होता है तो लोगों को कहीं ना कहीं, जो हमारे सिटीजन है उनका भी एम्पावरमेंट होगा, उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी हेल्थ मिलेगी, ये सारी चीजें भी हमारे लोगों को मिलेंगी। कब, जब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम स्टेब्लिश होगा, सही से मेंटेन होगा, और इन लोगों को अगर फियर नहीं होगा तब, और ये फियर तब नहीं होगा जब इनका फिक्स हो कि भैया 5 साल तुम आराम से रूल करो, ना तुम्हें लोकसभा के इलेक्शन लड़ने, ना तुम्हें स्टेट असेंबली के इलेक्शन लड़ने, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होगी। और अगली बात, ये एक तरीके देश में इंटीग्रेशन भी करेगा, हमारे देश में इंटीग्रेशन या एकता की जो भावना है उसको लाने में भी साइमल्टेनियस इलेक्शन करेगा, कि भाई एक साथ सारे देश के लोग इलेक्शन में भागीदारी करेंगे, चाहे नॉर्थ इंडिया के हों या साउथ इंडिया के हों। साथ में ही वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा, अगर किसी इंसान को, किसी इंडियन सिटीजन को एक दिन बस छुट्टी लेनी पड़े देश के इलेक्शन के लिए तो एक दिन ले ले, या उस दिन नेशनल हॉलीडे हम लोग घोषित कर सकते हैं, तो उसकी वजह से। लेकिन अभी क्या होता है कि भाई हर एम्प्लॉय को दिक्कत होती है, पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसके 1.5 साल बाद पता चला विधानसभा का इलेक्शन हुआ, अब मान लीजिए वो काम कर रहे हैं किसी दूसरे राज्य में, तो ऐसा तो होगा नहीं कि हर बार वो वोटिंग देने के लिए जाएगा। और अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो इससे हमारी डेमोक्रेसी को भी फायदा होता है, तो हमारे देश में वही नेता, वही पार्टी चुन के आएगी जिसे मेजोरिटी पॉपुलेशन पसंद करे। और मेजोरिटी पॉपुलेशन पसंद करती है नहीं, ये कैसे पता चलता है, वोटिंग से।
लेकिन अभी हमारे देश में बहुत कम वोटिंग होती है। लोकसभा के इलेक्शन में भी 65% के आसपास लोग वोट देते हैं। तो इसका मतलब 35% जो वोट नहीं देते उसका कुछ रीजन तो होगा ना। उसमें से एक रीजन ये हो सकता है कि कोई बच्चा एजुकेशन के लिए गया हो, कुछ लोग अपने रोजगार के लिए बाहर रहते हो, कुछ लोग अपनी जरूरत के लिए बाहर रहते हो और उन्हें दिक्कत होती हो एक जगह से दूसरी जगह आने में। तो ऐसा ना हो, इसके लिए भी जरूरी है कि हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाएं। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं हुए। 1951 जब हमारे पहले लोकसभा के इलेक्शन थे, उसी के साथ हमने स्टेट असेंबली के इलेक्शन भी करवाए। उसके बाद 1957 5 साल बाद फिर दोबारा से इलेक्शन हुए, उस टाइम भी हुए। 1962 इस टाइम भी इलेक्शन हुए और सबसे लास्ट में 1967। मतलब हमारी लोकसभा के जो पहले 4 इलेक्शन थे वो साइमल्टेनियस इलेक्शन थे, स्टेट असेंबली का इलेक्शन साथ में होता था। लेकिन फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी कि भाई कहीं पर सरकार बनी और वो सरकार 5 साल चली नहीं पाई और 2 साल बाद सरकार गिर गई। अब एक स्टेट की सरकार गिरी तो क्या हम लोकसभा की सरकार को भी गिरा दें, सेंट्रल लेवल की? ऐसा तो हो नहीं सकता। इस वजह से धीरे 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 सबके इलेक्शन अलग अलग टाइम पे होने लगे। और अभी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि देखने में तो बहुत बेनिफिट लगता है कि हाँ भाई ये सारी चीजें अच्छी है, लेकिन इसका नेगेटिव क्या है कि अगर कोई सरकार 5 साल चली नहीं तो, चाहे स्टेट लेवल की सरकार हो या सेंट्रल लेवल की सरकार हो, मान लो लोकसभा में एक गवर्नमेंट बनी और वो 3 साल चली और 2 साल पहले ही वो सरकार गिर गई, अब इसका री इलेक्शन होना है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि री इलेक्शन को हम पेंडिंग कर दें। अब इसका री इलेक्शन होना है तो क्या हम लोग या तो 2 साल वेट करें या फिर हम 3 साल में सबका दोबारा से इलेक्शन करवा दें। तो ये तो गलत हो जाएगा। जिन सबको सरकार लोगों ने 5 साल के लिए चुना था उनको हम 3 साल में हटाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरे देश में चुनाव करवाना, वो भी एक साथ, उसके लिए बहुत सारा मैन पावर चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए लेकिन बहुत सारा चाहिए। तो मैन पावर इतना सारा हम कहाँ से लेके आएंगे, ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से लेके आएंगे जिनको स्किल भी हो कैसे इलेक्शन कराना है, और साथ में मैन पावर के साथ ईवीएम जो मशीन है वो भी चाहिए। बड़े लेवल पे हमें इनका प्रोडक्शन करना पड़ेगा तभी पूरे देश में सारे इलेक्शन हो पाएंगे। तो उसका हमें अलग से है। लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट ये होगा कि खर्चा कम हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो बढ़ेगा ही ना। और क्या इलेक्शन कमीशन साइमल्टेनियस इलेक्शन करवा सकता है? अभी एक एक स्टेट को चुनती है तब भी कई बार गड़बड़ी हो जाती है, कई बार फ्रॉड का आरोप लगता है, बहुत सारी चीजें होती है। इन एक साथ अगर करवाएंगे तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको मैनेज कर सकती है? नहीं। और एक तीसरा मुद्दा जो छोटी मोटी पार्टियां उठाती हैं, बोलती है देखो भैया अगर हमारी स्टेट असेंबली का इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन के साथ हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो हो सकता है कि हमारे जो लोग हैं वो ये चीज समझ ही नहीं पाए और उन्हें लगे कि भाई सेंट्रल लेवल पे हम लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, स्टेट लेवल पे बीजेपी को देते। हो सकता है इसका बेनिफिट जो बड़ी बड़ी पार्टियां उनको ज्यादा हो जाए और वो स्टेट लेवल पे भी जीत जाए और नेशनल लेवल पे भी जीत जाए। तो इससे रीजनल पार्टियों को खतरा हो सकता है कि मोदी जी को बस एक बार स्पीच देनी है और इसमें वो दोनों मुद्दे खड़े कर सकते हैं अपने। तो इससे रीजनल जो छोटी मोटी पार्टियां हैं जो अपने लोगों के हितों को लेकर, इंटरेस्ट को लेकर चल रही हैं, उनकी वोटिंग में कमी आ सकती है। और कई बार हमारे जो वोटर हैं उनको अवेयरनेस ही ना हो, स्टेट असेंबली के इलेक्शन में रीजनल को दे दिया और जो स्टेट असेंबली से दूसरा था नेशनल लेवल पे उसमें रीजनल पार्टी को दे दिया। ऐसे अलग अलग हो सकता है। तो इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे वो? तो ये सारी प्रॉब्लम भी उनके साथ है। तो इसलिए रीजनल पार्टी जो छोटी मोटी पार्टी है वो साइमल्टेनियस इलेक्शन का विरोध करते हैं, बोलते हैं नहीं भैया साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं। इससे क्या होगा, हमारे राज्य का मुद्दा देश के मुद्दे से जुड़ जाएगा और देश के मुद्दे से जुड़ेगा तो नेशनल लेवल की पार्टियों को फायदा होगा, हम लोगों को फायदा नहीं होगा। तो ये सारे मुद्दे इसके होंगे। और एक और जो हमने देखा कि भाई इलेक्शन अगर दूसरी पार्टी गिर गई उस टाइम क्या होगा, या किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली
हो सकता है ना कि इलेक्शन करवाए लेकिन किसी भी पार्टी को मेजोरिटी ना मिले। स्टेट असेंबली में ऐसा हो सकता है, लोकसभा में ऐसा होता है, क्योंकि अब पूरे देश में फिर दोबारा से इलेक्शन होगा। तो ये एक मुद्दा भी सबसे बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सजेशन देती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहती है देखो भाई, एक साथ एक ही साल में सबका इलेक्शन कराना ये जरूरी नहीं है, हम लोग धीरे धीरे कोशिश करें। हम लोग 2 इलेक्शन देश में रखते हैं हर 2.5 साल में। पहला इलेक्शन जिसमें जितनी भी पार्टियां या जितने भी स्टेट हैं जिनका इलेक्शन 6 महीने पहले 6 महीने बाद लोकसभा के इलेक्शन के हो सकता है, उनका लोकसभा के साथ इलेक्शन करवा लिया जाए। और फिर जो पार्टियां बाद में बचे उनका 2.5 साल बाद उन स्टेट का मिला के इलेक्शन करवा लिया जाए। और धीरे धीरे हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शन की तरफ चले। लेकिन शुरू में हम लोग 5 साल में 2 बार इलेक्शन करवाने का मौका दें। इससे फायदा क्या होगा कि स्टेट लेवल की जो पार्टियां वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि अभी दिक्कत क्या होती है, बहुत सारी पार्टियां मानती नहीं। मान लीजिए लोकसभा का जो टेन्योर है वो तो 2023 के बाद 24 में खत्म होने वाला है मोदी जी का, लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनका टेन्योर अभी सिर्फ 2 साल का हुआ है। अब वहां की असेंबली को अगर आप बंद कर दोगे या असेंबली को फिनिश कर दोगे तो वो लोग तो बोलेंगे ना भैया हम तो 5 साल के लिए इलेक्शन जीत के आए थे, लेकिन आप लोगों ने 2 साल के लिए कर दिया। तो कोई अपोजिट पार्टी क्यों मानेगी गवर्नमेंट की बात को? कोई क्यों अपनी 3 साल की सत्ता लेना चाहेगा? तो ये सारी प्रॉब्लम भी है। तो बहुत सारी पार्टियां इसलिए भी नहीं मान रही कि भैया देखो हमारा और तुम्हारे इलेक्शन में डिफरेंस है। एक तो मुद्दे को लेकर डिफरेंस है, दूसरा लोकसभा के इलेक्शन हमसे 2 साल पहले हो जाते हैं, तो हम लोग अपना 2 साल क्यों करें? और इसके लिए दूसरी बात, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है लोकसभा और स्टेट असेंबली का इलेक्शन हर 5 साल में होता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट गिर जाती है उसका विदिन 6 महीने में होता है। तो जब कोई पार्टी बीच में ही गिर जाएगी तो उसके लिए प्रोविजन क्या? तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोविजन ये किया है कि जब भी कोई गवर्नमेंट, कोई विपक्षी पार्टी किसी पार्टी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है कि भैया तुम्हारे पास बहुमत नहीं है, तो उसे अपने साथ साथ एक और चीज लानी होगी, कॉन्फिडेंस मोशन, कि भैया ठीक है इनके पास बहुमत नहीं है तो तुम अपने साथ सारे बहुमत को दिखाओ, और इस पार्टी को सरकार से तभी हटाया जाएगा जब आप लोगों के पास कॉन्फिडेंस होगा। अगर आप लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं तो इस पार्टी को हम लोग हटाएंगे ही नहीं। तो इससे प्रोविजन क्या होगा कि एक तो सबसे बड़ी बात, जो गवर्नमेंट गिरेगी तो उसके साथ साथ रिमेनिंग टाइम के लिए दूसरी पार्टी काम कर लेगी। मान लो 3 साल बाद ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, अविश्वास प्रस्ताव आता है, वो गवर्नमेंट गिर जाती है, तो अगले 2 साल के लिए जो पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई थी उसे साथ में ये भी साबित करना पड़ेगा कि इस पे बहुमत नहीं है लेकिन मेरे पास बहुमत है। तो वहां पर री इलेक्शन ना करा के 2 साल के लिए दूसरी पार्टी को हम लोग चुनाव लड़ने के लिए या देश को चलाने के लिए या राज्य को चलाने के लिए मौका दे सकते हैं। तो इससे हमारा सॉल्यूशन निकल सकता है। तो दोनों के बीच हम लोग अगर करें तो इससे बड़ी आसानी से सॉल्यूशन निकलेगा और इससे सबको फायदा हो सकता है। तो ये भी बात हमारी गवर्नमेंट करती है कि भाई साथ साथ मिलकर अगर काम करें तो इससे कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। कोई टॉपिक जिसमें आवाज नहीं आई हो बता दो, मैं दोबारा से बता देता हूँ। सृष्टि जी और भावना जी कुछ पूछना है? नहीं। नहीं? सृष्टि जी आपको? नहीं। नो सर। चलिए तो मिलते हैं। संडे को छुट्टी रहेगी, मंडे की क्लास में मिलते हैं।